नमस्ते। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय शुरू करने जा रहे हैं। ये सफर है हमारे संविधान की जड़ों तक पहुंचने का। बिल्कुल। मतलब ये समझने का कि जिस किताब से आज हमारा देश चलता है, आखिर उसकी नींव कैसी रखी गई। हाँ, और ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि हमारा संविधान कोई एक दिन में नहीं बना। इसके पीछे एक लंबा, एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक सफर है। सही। भारत में जब ब्रिटिश शासन था तो समय समय पर कई ऐसे एक्ट्स मतलब अधिनियम पारित किए गए जिन्होंने धीरे धीरे भारत की जो आज की संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था है उसकी एक रूपरेखा तैयार की। अच्छा, तो आज की क्लास में हम उन्हीं में से कुछ सबसे महत्वपूर्ण अधिनियमों पर बात करेंगे जो आजादी से पहले लागू हुए थे। बिल्कुल, क्योंकि इन्हीं के अनुभवों से, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, सीखकर हमारे संविधान निर्माताओं ने देश के लिए एक मजबूत संविधान तैयार किया। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी में पहला बड़ा मोड़ कहाँ आता है? पहला बड़ा मोड़ आता है 1909 में भारत शासन अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो, ये दो अलग अलग लोगों के नाम है ना? हाँ, उस समय लॉर्ड मार्ले भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जो लंदन में बैठते थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वॉइसरॉय थे। ठीक है। इस अधिनियम की सबसे बड़ी और कह सकते हैं कि सबसे दूरगामी परिणाम वाली जो बात थी वो थी कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। अलग प्रतिनिधित्व, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मुस्लिम उम्मीदवार के लिए सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे? एग्जैक्टली, बिल्कुल यही। मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। और ये सिर्फ एक चुनावी बदलाव नहीं था, ये एक तरह से बांटो और राज करो की नीति को कानूनी जामा पहनाना था। तो इसने एक तरह से देश को कानूनी तौर पर धर्म के आधार पर बांट दिया। बिल्कुल। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। भारतीयों को अब भारत सचिव और गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स होती थी उनमें नियुक्त किया जाने लगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स मतलब आज के हिसाब से कैबिनेट समझ सकते हैं इसे? हाँ, एक तरह से वाइसरॉय की सबसे ताकतवर टीम। और इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का आकार भी बढ़ाया गया, सदस्यों की संख्या बढ़ी। तो उन्हें कुछ अधिकार भी मिले होंगे? हाँ, अब परिषद के सदस्य बजट पर चर्चा कर सकते थे, जनहित के विषयों पर प्रस्ताव रख सकते थे, पूरक प्रश्न पूछ सकते थे और वोट भी दे सकते थे। अच्छा, और वो पहले भारतीय कौन थे जो वाइसरॉय की कार्यपालिका परिषद में शामिल हुए? ये नाम जरूरी है ना? बहुत जरूरी है। वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वो वाइसरॉय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय सदस्य बने। उन्हें लॉ मेंबर के रूप में शामिल किया गया था। समझ गया। तो इसके 10 साल बाद 1919 में एक और बड़ा एक्ट आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। हाँ, और इसने व्यवस्था में कई और बड़े बदलाव किए। जैसे? सबसे पहला, केंद्र में 2 सदनों वाली विधायिका की स्थापना हुई। अच्छा, मतलब जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा हैं। वैसा कुछ। हाँ, आप कह सकते हैं कि ये उसका एक बहुत ही शुरुआती रूप था। पहली थी राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट, और दूसरी थी केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो इसमें सदस्य कितने होते थे? राज्य परिषद में 60 सदस्य थे, जिनमें से 34 चुने जाते थे और 26 मनोनीत होते थे। उनका कार्यकाल 5 साल का था। और केंद्रीय विधानसभा में? उसमें 145 सदस्य थे, जिनमें 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत होते थे, और इनका कार्यकाल 3 साल का था। अधिकार दोनों के बराबर थे? लगभग बराबर थे, सिवाय एक मामले के। बजट पर स्वीकृति देने का जो अधिकार था वो सिर्फ विधानसभा के पास था। अच्छा, और इस अधिनियम का एक और बहुत बड़ा प्रावधान था, प्रांतों में द्वैध शासन। ये सुनने में बड़ा भारी लगता है, क्या था ये? द्वैध शासन यानी ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम। इसके तहत प्रांतों के विषयों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। 2 हिस्से? हाँ, आरक्षित और हस्तांतरित, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। ओके, तो आरक्षित विषयों में क्या क्या था? जो भी महत्वपूर्ण चीजें थीं, जैसे वित्त, भूमि कर, न्याय, पुलिस, पेंशन, ये सब आरक्षित थीं। इन पर गवर्नर अपनी कार्यपालक परिषद की मदद से शासन करता था, जिसमें ज्यादातर अंग्रेज थे। और हस्तांतरित में? हस्तांतरित विषयों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, कृषि जैसे विषय थे। इन पर शासन तो गवर्नर ही करता था, लेकिन भारतीय मंत्रियों की सलाह से, और ये मंत्री विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। मतलब जिम्मेदारी दे दी, लेकिन पावर और पैसा अपने पास रख लिया। बिल्कुल। आपके पास स्कूल चलाने का विभाग तो है, पर उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये आपके हाथ में नहीं है। ये सिस्टम फेल होने के लिए ही बनाया गया था। तो ये व्यवस्था बाद में खत्म कर दी गई होगी? हाँ, ये जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी, ये आगे चलकर 1935 के एक्ट द्वारा समाप्त कर दी गई। ठीक है, इस 1919 के एक्ट में और भी कुछ खास था? हाँ, 2 चीजें और थीं। एक तो भारत के लिए एक महालेखा परीक्षक
मतलब ऑडिटर जनरल की नियुक्ति का अधिकार भारत सचिव को दिया गया। और दूसरा? और इसी एक्ट में भारत में एक लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन का भी प्रावधान किया गया था। अच्छा, तो यूपीएससी की नींव एक तरह से यहीं रखी गई। एक तरह से, हाँ। चलिए अब हम आते हैं उस अधिनियम पर जिसके बारे में कहा जाता है कि हमारे आज के संविधान पर उसका सबसे गहरा असर पड़ा है। 1935 का भारत शासन अधिनियम। गहरा असर कहना तो बहुत छोटा शब्द होगा। ये एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। इसमें 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। 451? हाँ। हमारे मूल संविधान से भी ज्यादा। हाँ, इसकी कुछ मुख्य बातें समझते हैं। पहली, एक अखिल भारतीय संघ यानी ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव था। इसमें कौन कौन शामिल होता? इसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र और वो देशी रियासतें शामिल होनी थी जो अपनी मर्जी से शामिल होना चाहें। अच्छा, तो रियासतों के लिए ये ऑप्शनल था? हाँ, प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था, पर रियासतों के लिए ये ऐच्छिक था। और क्योंकि रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई तो ये संघ कभी बन ही नहीं पाया। एग्जैक्टली। दूसरी बात, प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसे खत्म कर दिया गया और उन्हें स्वायत्तता दी गई। मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। बिल्कुल। प्रांतीय सरकारों को अब अपने मामलों में ज्यादा अधिकार मिल गए और इसके बजाय केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। अच्छा, तो प्रांतों से हटा के केंद्र में लगा दिया। और क्या था इसमें? इसमें एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की भी व्यवस्था की गई थी। इस अदालत का अधिकार क्षेत्र प्रांतों और रियासतों तक था। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरह था एक तरह से, पर इससे जुड़ा कोई भी अंतिम फैसला लेने की शक्ति लंदन की प्रिवी काउंसिल के पास ही थी। और क्या इस अधिनियम में हम भारतीय कोई बदलाव कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। इसमें बदलाव करने का अधिकार सिर्फ ब्रिटिश संसद के पास था। भारत की कोई भी विधानसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकती थी। और वो जो 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति शुरू हुई थी, उसका क्या हुआ? उसका और विस्तार किया गया। मतलब? अब इसमें दलित जातियों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों को भी शामिल कर लिया गया। बांटो और राज करो की नीति को और आगे बढ़ाया गया। ये तो बहुत ही चालाकी से किया गया था। बिल्कुल। एक और खास बात, इस अधिनियम में कोई प्रस्तावना नहीं थी, कोई प्रियम्बल नहीं था और इसी अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अच्छा, तो बर्मा इसी एक्ट से अलग हुआ था। ठीक है। अब हम आते हैं सबसे आखिर में, उस अधिनियम पर जिसने भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त किया, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। हाँ, और ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। ये विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति मिल गई, सिर्फ 14 दिन के अंदर। सिर्फ 14 दिन में? मतलब अंग्रेज जाने की बहुत जल्दी में थे। बिल्कुल। इसके मुख्य प्रावधान बहुत सीधे और स्पष्ट थे। पहला, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उन्हें सत्ता सौंप देगी। ठीक है। दोनों देशों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाएगी। और जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक देश कैसे चलता? तब तक दोनों देशों की जो संविधान सभाएं थीं वही विधानमंडल के तौर पर काम करेंगी और शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार ही चलाया जाएगा। उसमें कुछ बदलाव करने की छूट थी? हाँ, दोनों देश अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें बदलाव कर सकते थे। और उन सैकड़ों देसी रियासतों का क्या हुआ? यहीं पर एक बहुत बड़ी चुनौती छोड़ दी गई। देशी रियासतों को ये स्वतंत्रता दी गई कि वे चाहें तो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में, या फिर स्वतंत्र रहें। हाँ, और इसी ने आगे चलकर कई बड़ी समस्याओं को जन्म दिया। तो आज हमने देखा कि कैसे 1909 से लेकर 1947 तक के इन अधिनियमों ने धीरे धीरे भारत में एक ऐसी प्रशासनिक और विधायी व्यवस्था को जन्म दिया जो हमारे संविधान की नींव बनी। बिल्कुल।